नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पीओके के अंदर हमारी मां शारदे का मंदिर है और बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है वो यहां भारत में है। उन्होंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवरूप बाबा अमरनाथ वो हमारे यहां हो और मां शारदा शक्ति रूपा जो है वो कहीं एलओसी के पार हो। ये सब भारत में था, भारत का है, भारत का रहेगा। ये बात अलग है कि दुश्मन अभी हमारे यहां सीमा पर बैठा है और हम सक्षम हैं कि हम अपनी पूरी जमीन को वापस ले सकते हैं। उन्होंने चीन के ऊपर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो भी पहले गलतियां हुई हैं, नेहरू के समय में नेहरू ने क्या किया उस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हां इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सेना इस काम में सक्षम तो नहीं लिया। उन्होंने बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि दुश्मन को हम पूरा मुकाबला कड़ी टक्कर दे रहे हैं और आगे भी दे सकते हैं और अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। यह बयान ऐसे समय में दिया है, आपको बताऊं जब इस समय सावन का महीना चल रहा है और पूरे देश में जो शिव भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके आसपास जो भी पवित्र नदियां हैं उनसे पवित्र जल लेकर के और शिव जी के मंदिर में शिव जी को अर्पित करते हैं, जिनको कांवड़िया बोलते हैं। और ऐसे में पूरे देश के अंदर कांवड़ चल रहे हैं, कांवड़िया चल रहे हैं। और ऐसे में राजनाथ सिंह एक आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचे थे और आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचे तो लद्दाख के बारे में चर्चा हुई और उन्होंने बोला कि ये जो धारा 370 हटी, इसके बाद से कश्मीर और लद्दाख का एरिया ये जो अलग हुआ है, इसके बाद डेवलपमेंट काफी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो देश की सेना है वो देश के जो दुश्मन हैं और दुश्मन देश हैं उनको कड़ी टक्कर दे रही है लद्दाख के एरिया में भी। और उन्होंने कहा कि लद्दाख का पूरा एरिया जो है ये मेन वॉर थिएटर बना हुआ है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि पीओके जो है 1917 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पीओके की जो जनसंख्या है वो 40 लाख है और वो हमारा हिस्सा है। तो इसके पहले आपको बताएं जो राजनाथ सिंह का ये बयान आया है, इस तरह का कड़ा बयान पहली बार देखने को मिला है, सुनने को मिला है। इसके पहले हमारी सेना के जो जनरल थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था और उन्होंने कहा पीओके सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो ये बार बार दोहराया जाता है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लेकर के संसद के अंदर बोला था और संसद में जब उन्होंने कहा था तो हमने देखा किस तरह से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके पेट में दर्द हुआ था, किस तरह से हल्ला गुल्ला पूरे में हुआ था। लेकिन पूरी सख्ती के साथ जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद के अंदर बात रखी थी, उन्होंने ये तक कह दिया था कि उसके लिए हम जान भी दे देंगे। और ये बड़ी बात है कि देश का नेतृत्व इस समय इस इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के साथ दिखाई देता है कि देश की एक एक इंच भूमि जिन पर भी किन्हीं ने कब्जा किया है उसको वापस लेकर रहेंगे। तो आज केवल शक्तियां इकट्ठी की जा रही हैं और एक दिन जब शक्ति इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद हमला किया जाएगा, निश्चित रूप से अपनी जमीन वापस ली जाएगी। ये भरोसा यदि कोई दिला रहा है तो वो बीजेपी का, मोदी जी का नेतृत्व दिला रहा है। मोदी जी के रक्षा मंत्री हो, मोदी जी के गृह मंत्री हो या मोदी जी खुद हो, उनके हर बयानों से और उनके कामों से ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि जो भी भारत के भूभाग पर देश के दुश्मनों ने, चीन हो या पाकिस्तान, इन्होंने जो कब्जे किए हुए हैं निश्चित रूप से वापसी होंगे, ये उम्मीद रखिए। क्योंकि अब से पहले तो कोई इस तरह से बोलने की हिम्मत तक नहीं रखता था। कभी अगर कश्मीर को लेकर बात आ गई तो कश्मीर के बारे में क्या कहा जाता था, रेफरेंडम करा लो साहब, लोगों की राय ले लो, इस तरह की बातें कही जाती थी। चीन यूएन में क्या पहुंच जाएगा, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान यूएन में ना पहुंच जाए, हमेशा इस बात का डर लगता था। लेकिन आज जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है वो ना डरती है ना झुकती है। और इसलिए देश के रक्षा मंत्री का यह बयान देना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात दिखाता है, और वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना की आंखों में आंखें डालकर।
जब इस तरह की बातें देश के सेना के जनरल करते हैं, देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस तरह की बात करते हैं, तो ये यूं ही नहीं है, इन बातों का कुछ अर्थ होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी मोदी सरकार को चलते हुए 8 साल हुए हैं, बीमारी 70 साल पुरानी, ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। देश धीरे धीरे बदल रहा है, देश मजबूत हो रहा है। बॉर्डर एरिया में सड़कें तक नहीं थी, रेल मार्ग अभी भी सब जगह नहीं है। मोदी जी जिस तेजी से काम कर रहे हैं, लग रहा है कि जिस तरह से चीन ने बॉर्डर एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, उसने सब बनाया है। वो उसकी योजना है कि जरूरत पड़ने पर सेना को वहां कैसे जल्दी से जल्दी लाया जाए। हमारी पिछली सरकारों ने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। चीन से लगता हुआ बॉर्डर, पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उपेक्षा। आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे, जो संवेदनशील मामला है पंजाब का, कई जगह तो ऐसा है कि सामने खेत है, कुछ भी नहीं है, बस एक पत्थर गड़ा है, उधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान। और कई बार तस्कर वहां से आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं। अब ड्रोन आ रहे हैं, नशे की खेप पहुंचाई जा रही है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। किसी ने विचार ही नहीं करा कि जब देश बट गया तो यहां कोई बाड़ लगानी चाहिए, रोकने के लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए। आने दो, क्यों? इससे किन्हीं लोगों का हित होता है, किसी लोगों को फायदा मिलता है। ये सब देश में होता रहा। लेकिन अब केंद्र की सरकार बदली और मोदी सरकार आई, तो जहां एक तरफ उन्होंने जो पॉलिसी अपनी बनाई, उसमें यह बनाया कि जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारे ठीक रिश्ते हैं, उनकी हम हर दुख सुख में मदद करेंगे, लेकिन जो दुश्मन देश है उनका पूरा जवाब देंगे। वो जो भी गड़बड़ी करेंगे, जो भी षड्यंत्र करेंगे, एक एक षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जाएगा। और हर मुकाबले पर, चाहे आप देखें कूटनीति और चाहे तो देखें रणनीति और चाहे विदेश नीति, आप आज देखिए पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत ये कामयाब हुआ है। आज चीन की विस्तारवादी नीति को दुनिया समझ पाई है और कई ऐसे अवसर आए हैं कि जब चीन ने हैंकड़ी दिखाने की कोशिश की तो भारत के साथ दुनिया की कई महाशक्तियां खड़ी हुई है। और इसके कारण चीन ने भले ही लद्दाख में 50,000 सैनिक अपने बर्फ में बिठा रखे हों, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पेंगोंग झील के इस तरफ भारत के भूभाग में 1 इंच भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसको पता है कि जरा 1 इंच कदम उठाया तो भारत की आज जो सेना है और जो केंद्र में सरकार बैठी है वो ऐसी है कि एक पल में फैसला लेती है और सेना को एडवांस में छुट्टी दे रखी है। तो ये सब देश में हो रहा है और इसलिए आज रक्षा मंत्री जी का जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले आने वाले दिनों में ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। सूत्रों की माने तो सूत्र ये कहते हैं कि देखिए, पिछली सरकारों में जिस तरह से सरकार को डिमांड भेजी गई थी सेना की तरफ से, अस्त्र शस्त्र, फाइटर प्लेन, उनके साजो सामान उनके पास थे ही नहीं। अब ये सरकार आई, 2 साल कोरोना का काल चला जिसमें कई देश तो बर्बाद हो गए। ऐसे में भारत ने अपने आप को स्टैंड किया और लगातार फाइटर प्लेन हो, चाहे S-400 प्रणाली हो सुरक्षा की, या फिर सेना के लिए साजो सामान हो, उनका खरीद फरोख्त लगातार जारी रहा। अब ये तय है कि मजबूती तो आनी है और इसलिए ये सरकार अब ये मन बना चुकी है। ये बात अलग है कि समय आने पर, ठीक समय आने पर उसका फैसला होगा। हमारी सेनाएं तो हर समय तैयार ही है। सेना के जनरल ने जब ये बयान दिया है तो वो कोई भी बयान ऐसा नहीं देते, सेनाएं तैयार हैं, बस केवल आदेश की जरूरत है। और आदेश तब दिया जाता है जब सरकारों की और सेना की पूरी तैयारी होती है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, ये कोई मोहल्ले पड़ोस का गुंडे का मवाली का झगड़ा नहीं है, ये 2 देश का झगड़ा है। अभी आप देख लीजिए, रूस कितनी बड़ी महाशक्ति है और यूक्रेन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस युद्ध को चलते हुए 2 महीने से ऊपर बीत गया, अभी तक कोई निर्णायक हुआ नहीं है मामला। तो जब लड़ाई छिड़ती है तो कहां तक जाती है, कितना बर्बादी लाती है। लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने का सामान नहीं मिल रहा, लोगों को खुद हथियार उठाकर आम नागरिक को यूक्रेन के सड़कों पर आना पड़ रहा है सेना से लड़ने के लिए।
महिलाएं भी आगे आ रही हैं। भारत में ये स्थिति आई तो क्या सेना के साथ हम भारत वाले लोग इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि हमें गाड़ी ना हो, बिजली ना हो, पेट्रोल ना हो, खाने को ना हो, और तो भी हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के दुश्मनों की नाक के चने चबवा दें? ये हम इसके लिए तैयार हैं क्या? मैं जहां तक समझता हूं अभी तक भारत में ये माहौल तैयार नहीं है। कुछ लोग जरूर देशभक्ति से सराबोर हमेशा हैं, वो हमेशा रहते हैं, लेकिन जिस तरह सा दुश्मन हमारे सामने है, चीन जैसा दुश्मन और पाकिस्तान जैसा दुश्मन और देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, जैसा कि हमारे पूर्व CDS थे विपिन रावत जी, वो एक बात बोल कर गए थे। वो बोलते थे, उन्होंने बोला जिस दिन लड़ाई हुई तो हमको 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। और 2.5 मोर्चे का मतलब यही था कि 2 मोर्चे होंगे चीन और पाकिस्तान के, और एक मोर्चा हमारा आधा जो है वो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। उनसे कैसे निपटेंगे? उसके लिए देशवासियों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमने देखा है अभी PFI का एक एंगल सामने आया, फिर वो फुलवारी शरीफ खुलासा हुआ है कि अंदर अंदर सेना तैयार कर रहे थे। कब के लिए? कि किसी दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान और चीन इस देश पे हमला करे तो अंदर से ये सुरक्षा बलों पर और सेनाओं पर हमला कर दें। कश्मीर के अंदर हमने ऐसा होता देखा है, ऐसा हमने सुना है कि सेना के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अंदर अंदर गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इस देश को इस तरह से बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं। ये बात अलग है कि देशभक्त उनकी शक्ति होती है, उनके पास ताकत होती है राष्ट्रभक्ति की, भारत माता की आशीर्वाद लिए हुए वो लोग देश के अंदर हैं, जिनके कारण से इस भारत माता का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आज के समय में हम कह सकते हैं। तो तैयारी करनी है। सरकार ने अपना इरादा बता दिया है, सेना ने भी अपने इरादे बता दिए हैं। अब हम सबको ये विचार करना है कि हमें अपनी तैयारी करनी है कि हम इस सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विजय के लिए अपनी तैयारी करें और अपनी एक एक इंच भूमि वापस लेने का प्रण लेते हुए इस भारत माता की सेवा में जुड़ जाएं। वंदे मातरम।